A very good evening everyone. This is Seema, your पॉलिटी एजुकेटर. आज हम क्लास 12 का चैप्टर 8 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं. इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं. पार्ट 1 और पार्ट 2 का हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जिससे हमें पार्ट 3 अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, जैसे कि हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि चैप्टर में क्या है, इसके में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि पर्यावरण क्या है. ठीक है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा. तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की मुख्य चिंताएं क्या हैं, इस चिंता को करना कितना ज़रूरी है और इस चिंता को कौन करेगा. इसके साथ साथ में जो विश्व की साझी संपदा है, ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां किसकी होनी चाहिए, उन्हें बचाने की किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए, क्या सभी की बराबर होनी चाहिए या कुछ की कम कुछ की ज़्यादा होनी चाहिए. इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम भारत और पर्यावरण का मसला पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मतलब कि पर्यावरण के जो मसला है इस पर भारत के क्या विचार हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो कोई भी मसला होगा, कोई भी मुद्दा होगा तो हमें भारत का पर्सपेक्टिव ज़रूर पढ़ना चाहिए कि भारत उस मसले पर उसके क्या विचार हैं. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया. भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के इस मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था. आलोचकों के अनुसार भारत सहित चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नज़र आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, इसके पहले 2002 में एक अनुमोदन हुआ जिस पे साइन 1997 में हो चुके थे. ठीक है, उसमें ये कहा गया कि भारत, चीन और जो अन्य विकासशील देश हैं, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, वो विकासशील देश हैं, वो विकसित राष्ट्र नहीं हैं. और विकसित जो राष्ट्र थे उन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा किया था. इसलिए जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं होगी और वो इन जो क्योटो प्रोटोकॉल की जो शर्तें हैं, जो डिमांड्स हैं, इनसे वो दूर रहेंगे, अलग रहेंगी. ठीक है, फिर भी इसके जवाब में आलोचकों ने, जो कुछ आलोचक थे, उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसे भी कुछ राष्ट्र हैं जो अभी जल्दी ही विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में आने वाले हैं. ठीक है, तो इन्हें भी इतना ही जिम्मेदारी होनी चाहिए जितने की एक विकसित राष्ट्र की है. ठीक है, तो भारत ने इसके जवाब में क्या कहा. ठीक है, भारत ने इसके जवाब में कहा, परंतु जवाब में भारत का कहना है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को मानते हुए उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है. फिर वहीं पे जवाब दे दिया भारत ने और कहा कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी जिम्मेदारी विकासशील राष्ट्रों से ज़्यादा बनती है पर्यावरण को और भू संपदा को बचाने की, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है. संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार UNFCCC के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है. ठीक है, भारत अक्सर करके जो भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिपोर्ट्स रेडी करता है उसमें जो जिसको जिम्मेदारी देता है, तो भारत उन जिम्मेदारियों को भली प्रकार से एक्सेप्ट करता है, मानता है और उनका वहन भी करता है. विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है. ठीक है, अब जो विकासशील राष्ट्र हैं वो सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास होना चाहिए. ठीक है, लेकिन हाल ही में इसमें कहा गया भारत, चीन जैसे तेज़ी से औद्योगिक होते देश नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें. ठीक है, फिर भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि
जो विकासशील राष्ट्र हैं अपने को विकसित तो करें, लेकिन वो फिर भी जो क्योटो प्रोटोकॉल की जो शर्तें हैं उन शर्तों को मानते हुए, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करें, परंतु इतना कम करें कि पर्यावरण को नुकसान बहुत कम पहुँचे। भारत का तर्क है कि सन 2000 में 0.9 टन प्रति व्यक्ति था और 2030 तक 2.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी, जो कि विश्व के 2000 के औसत 3 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। यानी कि जो भारत अपना पक्ष रखते हुए बोल रहा है कि जो इंडिया है वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन 2000 में 0.9 टन करता था और 2030 तक 2.60 टन प्रति व्यक्ति कर रहा है। लेकिन फिर भी, और पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में 2000 जो सन है उसमें 3.8 टन की प्रति व्यक्ति दर से यहाँ पर उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया गया है। तो जो 2000 की रिपोर्ट है विश्व को लेके और जो 2000 की रिपोर्ट है भारत को लेके, तो उसने तो आधे से भी कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है, तो इस हिसाब से उसकी जिम्मेदारी भी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया। ठीक है, अभी कुछ ही टाइम पहले ग्रीन हाउस गैसों पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, पेट्रोल डीजल पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए पर्यावरण प्रदूषित ना हो, तो इसके लिए सीएनजी गैसों का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है ना, उसी के बारे में बात हो रही है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, सन 2003 में, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहेंगे। सन 2003 में बिजली अधिनियम में पुनर्नवा रिन्यूएबल ऊर्जा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। ठीक है, और जो भारत है यहाँ पर इतनी सारी चेंजेस तो उसने किए हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। इसके साथ साथ में भारत ये भी चाह रहा है कि बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन को लाने में वह समर्थ है और जल्दी ही लेकर आने वाला है। भारत इस बात को ज़रूरी मानता है कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें, ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। ठीक है, भारत ये तर्क दे रहा है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकसित राष्ट्र विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन यानी कि पैसों से संबंधित संसाधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें और डेवलप्ड करें, जिससे कि जो विकासशील राष्ट्र हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आगे उनका वो लोग यूज़ करके अपनी जो कंट्री है उसको डेवलपिंग से डेवलप्ड बना पाएँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी चैनल के बारे में। तो अगर अभी भी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो न्यू नोटिफिकेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है। इसके साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। पर्यावरण आंदोलन और भू संपदा, यहाँ पर हम जो एनवायरनमेंट को लेके जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और भू संपदा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इनका डिस्कशन करने वाले हैं। संसाधनों को लेकर भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज़्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। इस सोच के मूल में था विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था, इसलिए जहाज को शहतीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी से बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में रही। ठीक है, यहाँ पर भू राजनीति की बात की जाए
भू संपदा की बात की जाए तो हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी संपदा जिसका उपयोग जीवन में सभी व्यक्ति, सभी राष्ट्र, सभी कंट्रियां करती हैं, इसके बारे में वो चीज़ें भू संपदा कहलाती हैं। जैसे लकड़ी हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ में और आगे बढ़ते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत ही अच्छी तरह उजागर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भू संपदा में तेल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है, क्योंकि ये जो तेल है ना, ये जो खनिज तेल है, ये आपकी काफ़ी सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं या फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उपयोग, जिनको चलाने के लिए या फिर जिनको अपने इस्तेमाल में लाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल, यानी कि इस ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है। पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्र ये सरोकार यह था कि संसाधनों तक पहुंच अबाध रूप से बनी रहे, क्योंकि सोवियत संघ इसे खतरे में डाल सकता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पश्चिम के देश थे ना, वो अब जब जैसे कि युद्ध हुआ था, शीत युद्ध जो हुआ था, उसी शीत युद्ध में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनने की ही तो होड़ लगी हुई थी। तो ताकतवर बनने में एक तो सैनिक था और दूसरा अपनी संस्कृति को बहुत दूर तक पहुंचाना। इसके साथ साथ में जो जैसे भू संपदा थी, उन संपदाओं को, प्राकृतिक जो संसाधन थे, उन संसाधनों में भी सबसे ज़्यादा अपना हक जमाना, ये भी एक शामिल था। तो भू संपदा में प्राकृतिक संसाधनों में एक है तेल, ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्ति को बनाए रखने की है। अनेक खनिज, खासकर रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैसलों को लेकर भी सरकारों को चिंता सताती है, ठीक है। अब देखिए जैसे शीत युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद में सोवियत संघ का तो विघटन हो गया। अब इसके बाद में बचा एक यूएसए, यानी कि अमेरिका। फिर अमेरिका पे सारी शक्तियाँ आ गई कि सभी सर्वशक्तिशाली कौन है? अमेरिका है। मोस्ट पावरफुल कौन बचा? यूएसए बचा। तो यूएसए के पास ये प्रॉब्लम आ गई कि अब उसको सारी शक्ति उसके पास है, ऐसा ना हो कि कहीं वो मिसयूज़ करे। उसके मुकाबले में कोई भी कंट्री नहीं थी, इसलिए, ठीक है। वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी हुई है और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संसाधन है, रिसोर्सेस है, इसीलिए यहाँ पर अक्सर करके क्या होता है, इस पे कब्जा करने के लिए, इसको अपने हक में लाने के लिए संघर्ष होते रहते हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं। पश्चिमी एशिया, खासकर खाड़ी क्षेत्र, विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है, ठीक है। सऊदी अरब है, इराक है, इन सभी में क्या है? खनिज तेल बहुत है इनके पास, ठीक है। और विश्व का 1/4 हिस्सा तो सऊदी अरब में है। इसीलिए सऊदी अरब, इराक, ये एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन कंट्री पे क्या होता है, हमेशा खतरा रहता है कि कहीं दूसरी ताकतवर कंट्री या ताकतवर राष्ट्र इस पे कब्जा ना कर दे, सिर्फ तेल के लिए, ठीक है। तेल भंडार को अपने हिस्से में लाने के लिए कहीं इन कंट्रीज़ पे हमला ना कर दे, तो संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। सऊदी अरब में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, ठीक है। सऊदी अरब विश्व का, यहाँ पर विश्व का होगा बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, ठीक है। विश्व राजनीति के लिए पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, परंतु विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हमने जैसे ऊपर पढ़ लिया था, थोड़ा सा मोटा मोटी ऐसे डिस्कस किया था कि जल हो गया, वायु हो गई, तेल भंडार हो गए, ठीक है। ये सभी भू संपदा हैं, भू संपदा। अब हम जल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पृथ्वी पे जल तो है और काफ़ी सारा है, 70% है, लेकिन उसमें से 30% ही क्या है, हमारे पीने लायक है। और हर कंट्री में बराबर जल नहीं है, मतलब इक्वल वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वाटर का।
इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जल है तो सभी विश्व के सभी हिस्सों में बराबर नहीं एकत्रित है ना, इसीलिए जहाँ पर कम है तो वो जहाँ पर ज़्यादा है उनसे उनकी कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होते रहते हैं, और इसे हम जल युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन अधूरा है ना, बगैर पानी के बगैर हवा के तो कोई नहीं जी सकता। इसलिए इन संसाधनों के पीछे काफ़ी सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो आपस में संघर्ष किए हुए हैं। जैसे जहाँ पर जलधारा के उद्गम के नज़दीक बसा हुआ देश जलधारा के उद्गम से दूर बसे हुए देश को बांध बनाने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि इससे पहले की भांति पानी की अत्यधिक पहुंच नहीं रह जाएगी, क्योंकि ऐसे कामों से दूर बसे हुए देश को मिलने वाले पानी की मात्रा कम होगी या इसकी गुणवत्ता घटेगी। देखो, जहाँ पर ज़्यादा जल है, जहाँ पर ज़्यादा पानी है, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो नदी के पास में है, तो उसे तो आसानी से जल मिल जाता है। ठीक है, और वहीं पे कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दूर दूर तक नदी नहीं है, तो जो नदी नहीं है, ठीक है, तो वो बांध बनाने की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, इसलिए क्योंकि बांध बनाने से उनको भी कुछ हद तक पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं पे जिनके पास जो पानी के पास वाले क्षेत्र हैं वो बांध बनाने पे विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें सिंचाई के लिए जल नहीं मिलता। उनके पहले उन्हें अत्यधिक जल प्राप्त था और अब बांध बनाने से उनको एक लिमिटेड सीमित जल प्राप्त होगा, इसलिए वो इस बात पर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई हैं। सन 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष। फिर भी बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में पानी को लेकर लड़ाई होती है। ठीक है, नदियों को नहरों को लेके युद्ध हुआ करते हैं, जैसे पाकिस्तान और भारत को ही ले लो। ठीक है, और इसी के साथ साथ में युद्ध तो चलते ही रहते हैं भैया, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है, इसे खुद तो बनाया नहीं जा सकता, इसलिए इसके पीछे संघर्ष भी रहता है और काफ़ी हद तक यहाँ पर सैन्य जो संघर्ष है वो भी होते हैं। संसाधनों की भू राजनीति के चलते कुछ जगहों पर पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाने के लिए बांध विरोधी और प्रदूषण जैसी समस्या को काफ़ी हद तक कम करने के लिए आंदोलन व विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। ठीक है, अब संसाधनों की जो भू राजनीति है, यानी कि सभी कंट्रीज ये चाह रही हैं कि सबसे ज़्यादा संसाधन हमारी कंट्री पर हो, हमारे पास हो, तो आपस में जो संघर्ष हो रहे हैं, इन संघर्ष को चलते इन संघर्ष जो हो रहे हैं इन्हें जैसे बांध बनाने का विरोध करना, ठीक है, प्रदूषण जैसी समस्या को उजागर करना, आंदोलन करना या फिर धरना प्रदर्शन करना, इन सब चीज़ों को लेकर के एक मुद्दा बना लेना, ये सभी चीज़ें हो रही हैं। 1980 के दशक में शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला। अब देखिए, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि जो विकासशील राष्ट्र हैं, ठीक है, उनमें चला 1980 के दशक में। ऑस्ट्रेलिया में चला ये आंदोलन फ्रैंकलिन नदी और इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। ठीक है, अब आपको ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आंदोलन चला, तो फ्रैंकलिन नदी को बचाने के लिए आंदोलन चला। ठीक है, ये वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन था ही बांध विरोधी आंदोलन भी था, यानी कि ये पानी को बचाने के लिए आंदोलन तो था ही, नदी को बचाने के लिए आंदोलन तो था ही, इसके साथ साथ में बांध ना बनाने के लिए भी आंदोलन था। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब जैसे भारत में बांध बनाने के विरोध में आंदोलन चलते हैं, तो जो नर्मदा नदी पर बांध बन रहा है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा उजागर है, प्रचलित है।
भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी हैं, क्योंकि यह अहिंसा पर आधारित हैं। ठीक है, जैसे बांध बनाने पर विरोध, इसके साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए विरोध, ये सभी अहिंसा पर आधारित है। यहाँ पर कोई हिंसा नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर 8 का, मूलवासी और उनके अधिकार। ठीक है, मूलवासी क्या है, किन्हें मूलवासी कहा जाता है, या किसको मूलवासी की कैटेगरी में हम रखेंगे, इसके बारे में जानते हैं। और इनके अधिकार क्या क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी। ठीक है, इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया है जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों के अधिकार छीन लिए। ठीक है, यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ 1982 की जो रिपोर्ट है उसमें एक परिभाषा दी गई। उस परिभाषा में कहा गया कि जो ये मूलवासी हैं, ये मूलवासी ऐसे हैं जो काफ़ी समय से एक क्षेत्र में रह रहे हैं, परंतु किसी दूसरी सभ्यता के आने, किसी दूसरी संस्कृति के आने की वजह से उनको उनकी ही जगह से भगा दिया गया, विस्थापित कर दिया गया और उनके अधिकार छीन लिए गए। जिनको अधिकार छीन लिए गए, उनकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए उनको यहाँ से हटा दिया गया, वह व्यक्ति मूलवासी हैं। फिर किसी दूसरे संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों के अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो मूलवासी हैं वो किसी दूसरी संस्कृति को अपनाने के बजाय अपनी ही संस्कृति को लेकर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। यानी कि जो वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जो मूलवासी हैं वो अपने अधिकार की डिमांड कर रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। वो भी अपने अधिकार बराबर और व्यक्तियों के बराबर चाहते हैं। अपनी संस्कृति को वो बचाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपनी संस्कृति को छोड़कर किसी और की संस्कृति को अपनाना नहीं चाहते। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में हैं। ठीक है, अब जो मूलवासी हैं वो बेसिकली कहाँ कहाँ पर हैं। एक तो यहाँ पर हैं मध्य और दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया में हैं और भारत में हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी वाले मूलवासी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों से पॉलिनेशिया, मेलनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी कुछ मूलवासी रहते हैं। ये अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। ठीक है, जो भी मूलवासी हैं वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी जगह को बचाने के लिए हमेशा ये कहते हैं कि हम यहाँ काफ़ी समय से रहते चले आ रहे हैं। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। ठीक है, और जो ये मूलवासी हैं, ये मूलवासी जितने भी इन्हें एरिया खाली मिला, जितना भी एरिया इन्हें क्षेत्र मिला है, उस सभी क्षेत्र को अपना समझकर वहाँ पर खेती कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ब्रितानी औपनिवेशिक काल कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ। लेकिन जब ब्रिटेन यहाँ पर आया, जो ब्रिटिश के लोग यहाँ पर आए, तो वो उन्हें क्या हुआ,
ब्रिटेन के लोग यहाँ पर जब आ गए तो जो आदिवासी थे, जो मूलवासी थे, उनका सामना ब्रिटिश लोगों से हुआ। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है। आज़ादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। इन आदिवासियों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ठीक है, फिर भी जब ब्रिटिश का शासन ख़त्म हो गया, उसके बाद भी जो भारत आज़ाद हुआ, भारत को अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ लाने के लिए, तो यहाँ पर फैक्ट्रीज़ ओपन की गई। ठीक है, कारखाने ओपन किए गए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, हॉस्पिटल्स बनाए गए, स्कूल्स बनाए गए, जिससे लोगों को नॉलेज मिले। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, किसकी जगह पर बनाई गई? वही तो मूलवासी थे, जो जितनी उनको ज़मीन मिले सब पे खेती करने लगे, और फिर इस जो खेती कर रहे थे, जैसे यहाँ पर डेवलप हुआ सब, तो उनकी जो क्षेत्र था वो सभी ले लिया गया, और जब क्षेत्र लिया गया तो उन्हें दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा। इसलिए और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को बिना ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा, उसको हम विस्थापन कहते हैं। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल का गठन हुआ। ठीक है, अब 1975 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये संगठन बना। ठीक है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल का गठन हुआ। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के लिए 10 अन्य स्वयंसेवी NGO संगठन को भी यह दर्जा मिला। ठीक है, और इस वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल का जो गठन हुआ, इसमें मूलवासियों के बारे में ही बात की जाती है बेसिकली। ठीक है, मूलवासियों के बारे में ही बात की जाती है बेसिकली, इनके अधिकारों के बारे में, इनके हक में बात की जाती है। और ऐसे ही 10 स्वयंसेवी संगठन बने, यानी कि NGOs बने। इस संगठन में आदिवासियों के हक में बात की जाती है, और जो ये संगठन और NGOs बने हैं, इस संगठन और इस NGO में केवल और केवल आदिवासियों के अधिकारों के बारे में बात की जाती है। और भारत में जो मूलवासी हैं, इनको हम आदिवासी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे चैप्टर 9 के साथ। तब तक का अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू, गुड।